नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। मैं विनय चौहान आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके आया हूँ, गंभीर सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो भारत और भारत की रक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसे आप टाइटल में देख सकते हो कि तेजस लड़ाकू विमान की असफलता। हमारे बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट, हमारे बड़े बड़े जनरल, हमारे बड़े बड़े लोग तेजस की वाहवाही करते हुए थकते नहीं थे और ये प्लेन वाकई वाहवाही के काबिल था। परंतु हमारे देश के अंदर क्या क्या ऐसे कारण हुए और क्या क्या ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से ये तेजस प्रोजेक्ट बिल्कुल असफल हो गया है। और आज हमारे देश के सामने तीन तीन फ्रंट ऐसे हैं जो कभी भी जंग कर सकते हैं हमारे पास, परंतु हमारे पास वह विमान जो इन तीनों फ्रंट पे जो लड़ने के लिए चाहिए, आज शायद उसकी हमारे पास कमी रहेगी। धीरे धीरे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपके कोई प्रश्न हो तो आखिर में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका बिल्कुल से जवाब दे दूं। तो तेजस की परियोजना, तेजस जो है वो भारत का हल्का लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा बनाया जा रहा है और ये विकसित भी वहीं से हुआ है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए इसको डिजाइन किया गया था और कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में हुई थी और इसको रिप्लेस करना था भारत के अंदर मिग 21 का जो बेड़ा है, जो रिटायर हो रहा था, उसको 2013 तक पूरा एब्सोल्यूट करके रिप्लेस कर देना था। इसके लिए इसको डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था और उसका पहला प्रोटोटाइप जो थे 2001 के अंदर उड़ा था। आप देख सकते हो 1983 से 2001, 20 से 22 साल सिर्फ प्रोटोटाइप उड़ाने के लिए इतना समय लग गया था। उसके कारण भी बहुत से थे, इसमें किसी की गलती हम नहीं कह सकते, परंतु सिचुएशन हमें जो है इस विमान को कभी भी ऐसी नहीं रही कि हम इसको हमारे बेड़े के अंदर बड़े मात्रा में शामिल कर पाए। और ये सबसे पहला विमान तेजस विमान 2016 में इंडक्ट हुआ था। असफलता के मुख्य कारण तो इस प्रकार है कि बार बार तकनीकी खराबी, मानकों को पूरा न होना, फिर समय पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ। डेवलपमेंट जो हुआ उसका उसका 20 22 25 साल सिर्फ डेवलपमेंट में गया, सिर्फ एयरफ्रेम बनाने में, उसको एरोडायनेमिक डिजाइन करने में, और जो उसका जो लागत है, उसका जो खर्चा था वो डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कर दिया गया। सबसे बड़ा मुख्य कारण इस तेजस विमान का फेलियर का, जो डिलीवरी में हम फेलियर लिया है आज तक, वो G404 इंजन है। और इसकी जो डिलीवरी की जो देरी है वो जानबूझकर अमेरिका का द्वारा करवाई गई है। भारत देश ने भी इंजन बनाने की कोशिश की, कावेरी इंजन, जो आज तक सफल नहीं हो पाया। और कावेरी का कुछ दिनों पहले एक ट्रायल हुआ है, वो भी ड्राई इंजन का ट्रायल हुआ है, जो ड्राई थ्रस्ट पैदा करता है। और तेजस के लिए जो कम से कम हमें जो चाहिए 100 न्यूटन किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट हमें चाहिए, जबकि कावेरी का जो ड्राई इंजन है वो 20-22 का थ्रस्ट मैक्सिमम जनरेट कर पाएगा। तो तेजस को फेल करने में सबसे बड़े जो परिबड़ के अंदर जो काम आ रहा है, तो उसका वो इंजन है। और मैं इसको फेल इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 100 हमारे देश को दो फ्रंट पे लड़ाई के लिए 42 स्क्वाड्रन हमें अलॉट किए गए थे। आज हमारे देश में 32 स्क्वाड्रन है, 10 से 11 स्क्वाड्रन कम है। और वो 32 स्क्वाड्रन के अंदर हमारे पास में मिग 21 है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो चुके हैं, जिसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। नो डाउट उसने बीच में जब हमारा पुलवामा का एक स्क्रिमिश हुआ था, उसे F-16 गिरा दिया था, परंतु वो छोटा सा स्क्रिमिश था। अगर यह लड़ाई बड़े स्केल पे चली जाती तो इसका जो परिणाम होता हमें गंभीर होता, क्योंकि ये एक ही फ्रंट की बात थी। अगर हम
तीन तीन फ्रंट, अब मैं तीन फ्रंट क्यों कह रहा हूं, पहला फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा बांग्लादेश, ये तीनों नाग हमारे ऊपर फन उठाए बैठे हुए। हमें जी इंजन के ऊपर इतना भरोसा करना ये बहुत भारी पड़ा, और इसी वजह से आज हम तेजस को फेलियर मान रहे हैं। और तेजस का टोटल प्रोडक्शन आज तक 40 प्लेन भी नहीं हुआ है। एक स्क्वाड्रन पूरी कर पाया है जिसमें से एक प्लेन क्रैश हो चुका है। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? इसकी वजह से फर्क ये पड़ा कि सरकारी धन का व्यय हुआ, रक्षा क्षमता पे हमारा प्रभाव पड़ गया। क्यों मैं ये कह रहा हूं? हमारे तेजस का जो जनरेशन है वो फोर्थ जनरेशन का विमान। भारत देश आज अभी तक ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में टेक्नोलॉजी है 4.5 रफाल का, वो भी 36 है हमारे पास। बाकी सारे तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चौथी पीढ़ी का तेजस है वो सिर्फ हमारे पास में 18 या 19 है। हमारे बाजू में, हमारे बगल में चीन छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना चुका है। उसके पास दो दो पांचवी पीढ़ी के प्लेन हैं, और वो पाकिस्तान को भी पांचवी पीढ़ी के 40 विमान देने जा रहा है। पाकिस्तान टर्की से भी पांचवी पीढ़ी का कान विमान, जिसका फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी तुर्की कर चुका है, वो लेने जा रहा है। तो पाकिस्तान चाइना के पास बहुत ज्यादा बड़ा एज है मुकाबले भारत के। तो हमें इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा समझना होगा। ये प्रोजेक्ट की वजह से सरकारी खर्चा भी बहुत हुआ, भारतीय रक्षा क्षमताओं पे भी फर्क पड़ा, जिस तरीके से मैंने बताया। जो हमारे पास एयरफोर्स का जो आज एज था हमारे ऊपर, हमारा पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर था, परंतु वो हम लोग अभी घुमाते जा रहे हैं। और चीन ऑलरेडी इतना आगे निकल गया है कि वो अगर हमारी उसके साथ छोटी या एक मध्यम स्केल की वॉर होती है तो हमें एयरफोर्स जो है वो काफी ज्यादा एडवांटेज चाइना के पास होगा, पाकिस्तान के पास होगा। बांग्लादेश एक तरफ, उसके पास छोटे मोटे प्लेन्स है, परंतु वो भी JF-17 जो पाकिस्तान का और चाइना का जॉइंटली मैन्युफैक्चर्ड है, उसको भी खरीद रहा है। यूरो फाइटर टाइफून खरीद रहा है। तो हमारे तीनों तरफ जो है बड़ी मात्रा में एयर पावर बढ़ रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा आपको, कान फाइटर भी ले रहा है पाकिस्तान। अभी भारत के पास में 42 कॉर्डन दो फ्रंट की लड़ाई के लिए चाहिए, और आज प्रेजेंट में 32 स्क्वाड्रन है, जिसके अंदर मिग 21, मिराजेस, ऐसे पुराने प्लेन हमारे पास है। भारत देश के अंदर जनवरी 2025 तक 40 में से 38 विमान वायुसेना को सौंपे गए। पहला ऑर्डर जो था वो HAL ने आज तक पूरा नहीं किया है, और पर ईयर 2 से 3 जहाज सिर्फ ये बना पा रहा है। और उसके अंदर भी 2024 में तेजस का एक प्लेन क्रैश हो चुका है। दुश्मन देशों के पास पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ J-20 और J-35, छठी पीढ़ी के दो दो फाइटर प्लेन वो डेवलप कर चुका है। पाकिस्तान पांचवी जनरेशन के FC-31 खरीद रहा है, और तुर्की से पांचवी पीढ़ी का कान खरीद रहा है। विशेषज्ञों का जो जनता की प्रक्रिया है वो धीमी गति से प्रगति पर विशेषज्ञों की आलोचना, अब तक तो कोई आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि सत्ता में पावर में बैठे हुए जो व्यक्ति है उनकी आलोचना करने पर उन्हें पसंद नहीं आता था। परंतु अभी धीरे धीरे और देरी से परंतु दुरुस्त, देर से परंतु दुरुस्त नहीं कह सकते, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा बीतता जा रहा है। और लेकिन एयरफोर्स के चीफ ने
अपनी वार्निंग, अपना जो कंसर्न वो प्रेस में बताया है, लोगों के सामने रखा है, और मुझे पक्का यकीन है उन्होंने अपने सीनियर्स को और राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीतिक सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको जरूर बताया होगा। और आम जनता की भी अभी नकारात्मक जो प्रक्रिया है वो आने लगी है। चीन के जब छठी पीढ़ी का प्लेन जो हवा में उड़ने लगा, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आलोचनाएं हो रही है क्योंकि हम अभी तक जो तेजस की पूरी फ्लीट भी पूरी कर नहीं पाए हैं। और अगर भगवान ना करे कभी लड़ाई लगती है तो हमारे सैनिकों के पास में जज्बा तो बहुत है, लड़ाई के लिए तैयार भी बहुत है, ट्रेनिंग भी अच्छी है। आप देख सकते हो कि मिग-21 से F-16 को मार गिराया था, परंतु टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट ये दोनों जरूरी होता है। यह हमारे नेताओं को बिल्कुल समझनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कटिंग्स मैंने लगाई है, जहां पे यहाँ पे आईएएफ के चीफ ने अपना कंसर्न सेल्फ रिलायंट होने का तो ठीक है, लेकिन आप सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर तो होना चाहते हो, अपन किस कॉस्ट पे? नेशन का डिफेंस कॉस्ट पे लगाना चाहते हो? हमें तात्कालिक कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। हम किसी पे भरोसे पे नहीं चल सकते, हम किसी की दोस्ती पे भी नहीं चल सकते। हमें हमारे हथियार हमारे पास होने चाहिए। इसका समाधान क्या है? तो सबसे ज्यादा आर-एन-डी पे बहुत ज्यादा खर्चा करना। आर-एन-डी पे खर्च जो आज है, जो हम आज कर रहे हैं वो पीनट्स है। हमें बढ़ाना पड़ेगा और टारगेट्स देने पड़ेंगे कि आपको इस चीजों को जल्दी से खत्म करना है। जो रिसर्च में लगने वाला समय है उसको कम करना होगा। इंजन का जो टेस्ट हम लोग बार बार बाहर करने जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट बाहर करने जाते हैं, उसको भी भारत में करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। डिफेंस रिलेटेड काम के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। लोगों को रिसर्च करने में पैसा देना होगा, और टैलेंट जो बाहर चला जाता है उनको ज्यादा पैसे देके रोकना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। भारत के जो विकास में प्राइवेट क्षेत्र को लोगों को भी लाना पड़ेगा। आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उनको पैसे देने होंगे। रिसर्च के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे, उसमें L1 करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देता है तो एक बार पैसा अच्छा खासा हो सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म में वो चीज हमारी रहेगी और हम उस चीज को आगे जाके अपडेट करके अपग्रेड करके, आज जैसे चाइना छठी पीढ़ी का बना रहा है, हम सातवीं पीढ़ी आठवीं पीढ़ी का भी बना सकते हैं। परंतु वह रिसर्च हमारे पास होनी चाहिए, वो डेटा हमारे पास होना चाहिए, वो डिजाइन हमारे पास होने चाहिए, वो टैलेंट हमारे पास होना चाहिए। हमारी परियोजना की एक समय सीमा बनानी पड़ेगी, सबको हमें जवाबदार बनाना पड़ेगा, सबको हमें समय में काम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बढ़ना पड़ेगा। एक फाइटर प्लेन को बनाने में 30-30 साल अगर लग जाते हैं तो वो जनरेशन, दो जनरेशन चेंज हो जाती है, हथियार वो पुराना हो जाता है। आज आप देख सकते हो यूक्रेन जैसा देश रशिया जैसे कंट्री के पास में इतने बड़े बड़े हथियार होने के बाद भी छोटे छोटे चीजों से परेशान कर रहा है। 3 साल हो चुके इस वॉर को, 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है और रशिया आज तक जीत नहीं पाया, जबकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन रशिया को भी समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। आज वॉर बदलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। Su-30 MKI जो है हमारे पास प्लेन है, लेकिन उससे कई ज्यादा एडवांस प्लेन जो है युद्ध क्षेत्र के अंदर मार गिराए गए। तो ये समझना होगा, समय सीमा के लिए अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, लोगों से जवाब लेने पड़ेंगे और पैसे खर्चने पड़ेंगे।
तेजस परियोजना स्वदेशी रक्षा उत्पाद के लिए एक महत्वाकांक्षा पहल थी, परंतु असफलता को लेकर भविष्य में बेहतर लड़ाकू विमान विकसित किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एमका के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एमका के ऊपर आज ही आप ऐसे प्लेयर्स लेके आए जो इसके अंदर एडवांस तरीके से चल चुके हैं। जापान है, जापान ने भी काफी अपना 5वीं पीढ़ी के ऊपर बहुत काम कर चुका, कोरिया के अंदर भी बहुत ज्यादा आगे काम कर चुके हैं, तो हमें उसके ऊपर काम करना होगा। और चाइना अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, चाइना अगर हर चीज को रिवर्स कर सकता है और उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, तो हम क्यों रिवर्स इंजीनियरिंग से चीजें नहीं बना सकते? क्यों हम लोग हमेशा एक ही चीज का एथिक्स के नाम पे हमारे देश की सिक्योरिटी को दाव पे लगा रहे हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग करना क्या गलत बात है? कर सकते हैं, हम हमारी रक्षा के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और हमें करके इमीडिएट इन चीजों को क्लोज करना होगा।